नमस्कार दोस्तों, इस ट्रंप ने पूरी दुनिया में परमाणु की रेस कहीं ना कहीं शुरू कर दी है और इसी रेस में अब पाकिस्तान भी शामिल हो चुका है। पाकिस्तान के द्वारा अभी हाल ही में गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण किया गया और जिसके बारे में ट्रंप चचा के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उल्टा ट्रंप कई सारे देशों को धमकियां देने पर उतर आया है और इन धमकियों के अंदर जो लैंग्वेज यूज हो रही है वो पूरी तरीके से पाकिस्तान की भाषा है। मैं सीधे तरीके से बोल सकती हूं कि ट्रंप ने पाकिस्तान का झूठा खा लिया है। जिस प्रकार से पाकिस्तान दुनिया को नष्ट करने की, दुनिया को उड़ाने की बात करता है, ठीक उसी प्रकार से इन दिनों ट्रंप की भाषा है और ट्रंप ने दुनिया को उड़ाने जैसी धमकी अभी हाल ही में दे दी है। तो आइए जानते हैं आखिरकार किस बात को लेकर ट्रंप इतना ज्यादा गुस्सा है कि वो दुनिया को धमकी देने पर आ चुका है और दुनिया को उड़ाने जैसी बात यहां पर कर रहा है। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, हाल ही में खबर निकल के आती है और खबर में यह कहा जाता है कि ट्रंप ने शी जिनपिंग को धमकी दी है कि अगर तुम ताइवान के ऊपर हमला करने के बारे में सोच भी रहे हो ना, तो ये सोचना बंद कर देना, क्योंकि जब तक अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है तब तक तुम ये हमला नहीं कर सकते। और अगर तुमने हमला करने की कोशिश करी तो मैं ये समझूंगा कि ताइवान के ऊपर चाइना ने हमला नहीं किया, बल्कि चाइना ने अमेरिका के ऊपर हमला किया। अब ये कौन सी बात हुई है? अभी हुआ क्या था, दो या तीन दिन पहले से ही ये बातें चल रही है कि सबसे पहले दुनिया में रशिया के द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया। रशिया ने किया तो उसके बाद चाइना ने भी परमाणु परीक्षण किया और चाइना ने जैसे ही परमाणु परीक्षण किया तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी बोल दिया हम भी परमाणु परीक्षण करेंगे, क्योंकि हम भी किसी से कम नहीं है। अब ट्रंप चचा के माइंड में वहीं से खिचड़ी पकना शुरू हो गई कि आखिरकार रशिया और चाइना दोनों परमाणु परीक्षण क्यों कर रहे हैं, और उसी बात से कड़ी जोड़ी जा रही है जो कि आज से 1 महीने पहले लीक हुई थी। कड़ी किस प्रकार की थी? क्योंकि एक 800 पन्ने की एक पूरी शीट जो है कुछ समय पहले वायरल हो गई थी और उस 800 पन्ने की शीट के अंदर लिखा हुआ था कि रशिया चाइना को ट्रेनिंग दे रहा है। आने वाले 2027 के अंदर चाइना जो है ताइवान को एक बार फिर से चाइना का हिस्सा बनाने के लिए सैन्य कार्यवाही कर सकता है और हमला कर सकता है। इसलिए इसके द्वारा क्या किया जा रहा है, चाइना को धमकी दी जा रही है। अब धमकी में आगे क्या कहा है वो जरा सुनिए। ट्रंप चचा की यह धमकी तो आपको मानना पड़ेगा और आप इस बात से एग्री हैं कि नहीं कि यह पाकिस्तान की लैंग्वेज है। ट्रंप चचा ने कहा कि हमारे पास में दुनिया को 150 बार उड़ाने जितने परमाणु हथियार मौजूद है। आप देखिए, जब कोई इंसान दुनिया को बसा नहीं सकता तो दुनिया को नष्ट करने का भी उसके पास कोई हथियार या कोई किसी प्रकार का अधिकार मौजूद नहीं है। अब ये बोल रहा है कि मैं दुनिया को 150 बार उजाड़ सकता हूं, इतने हथियार इसके पास में मौजूद हैं और हम भी क्या करेंगे, परमाणु परीक्षण करेंगे। आज मैं आपको बता दूं कि परमाणु परीक्षण 1 हफ्ते के अंदर उत्तर कोरिया के द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया, रशिया के द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया, चाइना के द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया, पाकिस्तान के द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया और अमेरिका ने भी इसका आदेश दे दिया है और अभी तक भारत बाकी है। भारत ने अभी तक परमाणु परीक्षण नहीं किया है, पर वो भी जल्द ही इसकी तैयारी करने वाला है। अब आगे की न्यूज को जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यहां बताने वाली हूं कि यह किस प्रकार से अपने आप को पाकिस्तान के साथ में कंपेयर करने के लिए मजबूर कर रहा है। आप सभी को याद होगा कि कुछ समय पहले इसी व्यक्ति के द्वारा, जिसका नाम आसिफ मुनीर है, इसके द्वारा अमेरिका की धरती पर खड़े होकर भारत को यह धमकी दी गई थी कि अगर हमें लग रहा है कि हम डूब रहे हैं तो हम अकेले नहीं डूबेंगे, क्योंकि हम परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं और हम हमारे साथ में आधी से ज्यादा दुनिया को लेकर डूब जाएंगे अगर हम नष्ट हो रहे होंगे, हम खत्म हो रहे होंगे। ये परमाणु के साथ साथ पूरी आधी से ज्यादा दुनिया को उड़ाने की बात करता है और यह बोलता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु इसके पास में है, रशिया पे इससे बाद में है, जबकि सिपरी की रिपोर्ट बोलती है कि रशिया के पास में सबसे ज्यादा परमाणु है और यह बोलता है कि परमाणु रशिया पे दूसरे नंबर पे है, अमेरिका फर्स्ट नंबर पे। और हमारे पास इतने परमाणु हथियार हैं कि हम दुनिया को 150 से भी ज्यादा बार उड़ा सकते हैं। इसने पूरी दुनिया को उड़ाने की बात करी। दूसरा, एक और समानता है, दोनों ही अपने धर्म के प्रति बहुत ज्यादा कट्टर हैं और दूसरे धर्मों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। आप सभी जानते हैं कि आसिफ मुनीर ने कई बार सभा में खड़े होकर यह बात बोली है कि ये इसके धर्म के प्रति इतना ज्यादा कट्टर हैं कि इसने ये धमकी तक दे दी थी कि हम हिंदुओं से अलग हैं, अगर हम हिंदू और मुस्लिम एक होते तो हमारे जो पूर्वज हैं वो एक अलग देश नहीं बना रहे होते। इसने ही बोला था ना अपनी सभा में। उसके बाद पहलगांव हमला हुआ और अब ये नाइजीरिया
नाइजीरिया को अब ये नाइजीरिया को धमकी दे रहा है, क्योंकि नाइजीरिया के अंदर ईसाइयों को मारा जा रहा है, इसलिए बोल रहा है अगर अब एक भी ईसाई को मारा गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा और अमेरिका जो है नाइजीरिया के ऊपर हमला कर देगा। यहाँ पे भी धर्म से रिलेटेड आपको दिखाई दे रहा होगा कि दोनों में लगभग समानताएं यहाँ पर दिखाई देती हैं। अब आगे की बात को आप जरा सुनिए कि ट्रंप चचा इतना आक्रामक नीति क्यों अपना रहे हैं और धमकी क्यों दे रहे हैं। इसी धमकी से पहले अमेरिका के जो रक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा चाइना के रक्षा मंत्री के साथ में एक सबमिट की गई थी, पर उस सबमिट के दौरान जो है चाइना के रक्षा मंत्री ने बहुत बुरी तरीके से हड़काने का काम कर दिया अमेरिका के रक्षा मंत्री को। हुआ क्या था, ये जो आपको मैप में दिखाई दे रहा है ये क्या है, मलेशिया है ना। ये इधर ग्रीन कलर का इलाका और ये इधर ग्रीन कलर का, ये पूरा क्या है, मलेशिया। इसी मलेशिया के अंदर 31 अक्टूबर को चाइना और अमेरिका के रक्षा मंत्री की यहाँ पर मुलाकात होती है। मुलाकात के दौरान अमेरिका के रक्षा मंत्री बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक वाले एरिया में पूरी तरीके से शांति हो जाए और अमेरिका इस प्रकार का कोई टकराव भी नहीं चाहता है। इसलिए आपने जो बहुत ज्यादा गतिविधि बढ़ा रखी है, किस तरफ, ताइवान के आसपास के इलाके में, चाइना सी के अंदर जो चाइना समुद्री इलाका है उसके अंदर, तो उस गतिविधि को कम से कम रोकने की कृपा करें। और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो मजबूरन अमेरिका को यहाँ पर किसी प्रकार का कदम उठाना पड़ेगा। और आप जो ताइवान के ऊपर हमला करने के बारे में सोच रहे हैं ना, उसको आप जरा भूल जाइएगा। इस प्रकार की बातचीत, इस प्रकार की हम बातचीत नहीं धमकी बोल सकते हैं, जो कि अमेरिका के रक्षा मंत्री के द्वारा चाइना के रक्षा मंत्री को कहा गया। अब बदले में चाइना के रक्षा मंत्री बोलते हैं कि पहली बात, आपको इंडो पैसिफिक की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात, ताइवान का मामला हमारा जातीय मामला है। जिस प्रकार से भारत किसी प्रकार से जम्मू कश्मीर के मामले में इंटरफेयर नहीं करने देता है किसी तृतीय पक्ष को, उसी प्रकार से चाइना कभी नहीं चाहेगा कि ताइवान के मामले में आप आगे होकर बोले। और अमेरिका हर बार बोलता है कि चाइना हमेशा इस बात को याद रखे कि जब भी वो ताइवान के ऊपर हमला करेगा, अमेरिका उसकी सुरक्षा के लिए खड़ा होगा, क्योंकि अमेरिका इस बात को मानेगा कि चाइना ने ताइवान के ऊपर हमला नहीं बल्कि अमेरिका के ऊपर हमला किया। इन दोनों की बातचीत हुई और बातचीत का कोई अर्थ नहीं निकला। इसीलिए ट्रंप चाचा कहां जा पहुंचे, चाइना के अंदर जा पहुंचे। और चाइना से फिर ये कहां चले गए थे, कोरिया के अंदर चले गए। क्योंकि ट्रंप चाचा की बूढ़ी आंखें ये बात अच्छे से समझ रही हैं कि रशिया और चाइना के बीच में कुछ तो बड़ा पक रहा है। क्योंकि रशिया इन दिनों चाइना की मिलिट्री को, यानी कि PLA को, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहा है, किस प्रकार से युद्ध में हथियारों को चलाया जाता है, अगर युद्ध होता है तो आपको किस प्रकार से रहना है, वो सारी चीजें ये सिखा रहा है। और इसके साथ ही वो जो पन्ना पूरा लीक हुआ है 800 पेज का कि 2027 में कंफर्म चाइना ताइवान के ऊपर हमला करेगा, जो कि ट्रंप चाचा अच्छे से समझ रहा है। इसलिए इसने ये बात कह दी है कि भाई ऐसा वैसा मैं नहीं होने दूंगा। अब आगे आप देखिए, CBS न्यूज में एक इंटरव्यू दिया है ट्रंप चचा ने। उसमें क्या कहा है, ट्रंप ने क्या कहा है, अगर ताइवान पर हमला हुआ तो शी जिनपिंग जानते हैं कि इसका जवाब क्या होगा। उन्होंने हमारी मुलाकात में इस पर कोई बातचीत नहीं करी, क्योंकि वह नतीजा बहुत अच्छे से जानते हैं। आगे ट्रंप के द्वारा कहा गया कि शी जिनपिंग ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि जब तक अमेरिका के अंदर ट्रंप चचा की सरकार है, तब तक वो चाइना ताइवान को अपने नियंत्रण में लेने के लिए कोई सैन्य कार्यवाही नहीं करेगा। आगे क्या कहा है, अमेरिका को फिर से परमाणु परीक्षण करने की जरूरत है, क्योंकि अमेरिका के पास में कई ज्यादा परमाणु हथियार है। बार बार एक ही बात को बहुत सी बार रिपीट करता है, आप जानते हैं। और ये हथियारों को भी प्रदर्शित किया जा रहा है कहीं ना कहीं। अब आगे CBS न्यूज के अंदर क्या पूछा गया, वो पॉइंट आप जानो, उसमें आपको बहुत हंसी आने वाली है। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको ताइवान के बारे में बता दूं कि क्यों ताइवान लेने की बातचीत यहाँ पर की जा रही है। मैप में आपको दिखाई दे रहा है, ये है चाइना, और ये वाला जो मैप है ये हमारे देश का मैप है ना। तो ये चाइना आपको दिखाई दे रहा है, और चाइना में इस तरफ अगर हम चलेंगे, छुटकू सा देश है जिसने चाइना की भी नाक में दम कर रखा है, और इसका नाम है ताइवान। ताइवान जो कभी चाइना का हिस्सा हुआ करता था, और जापान के माइंड में जब आया था कि वो भी ब्रिटेन की भांति कई सारे देशों को गुलाम बना सकता है, तो उसने चाइना के कुछ इलाके पर हमला किया था। इसमें नानजिंग नरसंहार, आप सभी को मैंने कई बार बताया है कि जापानीज लोगों के द्वारा चाइना के लाखों लोगों को मार दिया गया। उसके अलावा बीजिंग वाले इलाके में भी इसने हमला किया, और ऐसे करके चाइना के पूर्वी हिस्सों को अपने कब्जे में ले लिया।
इसी पूर्वी हिस्से की बात करें तो इसके अंदर एक ताइवान का इलाका भी आता है। ताइवान जब चाइना का हिस्सा हुआ करता था और इसके ऊपर जापान ने कब्जा किया। जापान ने कब्जा किया और उसके बाद 50 साल तक लगभग ताइवान के ऊपर राज किया, जिसकी वजह से ताइवान के अंदर जो संस्कृति है वो आपको चाइनीज नहीं बल्कि जापानी संस्कृति आपको वहां पर देखने को मिलेगी, क्योंकि 50 साल यहां पर राज किया। राज करने के बाद अंततः जापान टूटा, क्योंकि परमाणु हमला हुआ था उसके ऊपर और जापान पूरी तरीके से बिखरा, जिसकी वजह से जितने भी देश उसके औपनिवेशक थे यानी कि गुलामी के जंजीरों में बंधे हुए थे वो सब कुछ आजाद हो गए, जिसमें कोरिया भी आता है और ताइवान भी आता है और छोटे मोटे एशिया के कई सारे देश आते हैं। तो ताइवान को जब आजाद किया तो ताइवान एक बार फिर से चाइना के अंदर मिलने जा रहा था, पर उस समय चाइना के अंदर क्या चल रहा था, गृह युद्ध चल रहा था और गृह युद्ध के दौरान ही यहाँ पर सरकार चुनी जा रही थी और उसी सरकार जब चुनी जा रही थी तो उसके अंदर ताइवान के भी कुछ लोग वहां पर चुनाव में खड़े हुए, पर वो हार गए। वो हारने के बाद में जब चाइना के लोग ही वहां पर चुनाव जीते तो चाइना के अंदर चाइना के लोगों का दबदबा हो गया और जो ताइवान के लोग थे उनके अंदर ताइवान के लोगों का दबदबा हो गया और ऐसे करते करते ताइवान पूरी तरीके से चाइना से कट गया। और इसमें कटने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? जापानीज का हाथ है, क्योंकि जापान ने इसके ऊपर राज किया, तभी से ये अलग हो गया, क्योंकि इसकी संस्कृति अलग है। आज ताइवान के लोग बोलते हैं कि हम ताइवानी हैं, जैसे हम भारतीय हैं, बांग्लादेशी बांग्लादेशी बोलते हैं, पाकिस्तान के पाकिस्तानी बोलते हैं, ऐसे ये बोलते हैं कि हम ताइवानी हैं, हम किसी प्रकार से चाइनीज नहीं हैं, हम चाइना के अंदर नहीं मिलना चाहते हैं। बल्कि हकीकत यह है कि ये चाइना का ही भाग है, इसलिए चाइना चाहता है कि इसके ऊपर कब्जा कर लिया जाए, एक बार फिर से इसके अंदर इसका राज हो जाए। इसीलिए चाइना एक बार फिर से सैन्य कार्यवाही यहाँ पर कर सकता है, जिसकी बातें कई बार सुनने को यहाँ पर मिल चुकी है। तो ताइवान नहीं मिलना चाहता है, हालांकि चाइना चाहता है कि ताइवान इसके अंदर शामिल हो जाए। अब इसी बात को लेकर जो है CBN न्यूज के द्वारा जो है अमेरिका से कुछ सवाल किए गए थे। ठीक है, आपको ये तो समझ में आया होगा कि चाइना ताइवान के ऊपर क्यों हमला करना चाहता है और अमेरिका उस समय से ही, देखिए एक और बात मैं आपको यहां पर बता दूं, ताइवान को धीरे धीरे कई सारे देशों के द्वारा मान्यता दे दी गई, ये देश बन गया और उसी समय अमेरिका के द्वारा भी इसको मान्यता दी गई। आज ताइवान के अंदर अमेरिका के सैन्य अड्डे भी मौजूद हैं और अमेरिका तब से बोलता है कि मैं ताइवान की पूरी तरीके से सुरक्षा करूंगा। आप देखिए, कोरिया का एक पार्ट किसके कब्जे में? कहीं ना कहीं अमेरिका के कब्जे में है। जापान का पार्ट किसके कब्जे में है? अमेरिका के कब्जे में। ताइवान का पार्ट किसके कब्जे में? अमेरिका के कब्जे में, क्योंकि एशिया के अंदर मजबूत पकड़ इसको बनाना था। तो चाइना के आसपास निगरानी करने के लिए अमेरिका ने किसको चुना? इन देशों को। और भारत के ऊपर निगरानी करने के लिए अमेरिका ने किसको चुना? ये आसपास के दो देशों को, बांग्लादेश और पाकिस्तान को यहां पर चुन लिया है। अफगानिस्तान उसके हाथ में नहीं आ रहा, दिक्कत वहां पे है। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि चाइना क्यों कार्रवाई करना चाह रहा है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ट्रंप चचा से CBN न्यूज के द्वारा जब कई प्रकार के सवाल किए गए तो उनमें से कुछ मजाकिया सवाल भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। पहला सवाल ये पूछा गया था ट्रंप से, क्या अगर रशिया और चाइना के साथ में युद्ध लड़ा दिया जाए, मतलब आप युद्ध लड़ो, अमेरिका अगर रशिया और चाइना के साथ में युद्ध लड़े तो आपको दोनों में से सबसे ज्यादा मुश्किल जीतना किसके साथ में लगेगा? कि लड़ तो लोगे आप, पर इन दोनों में से किसको आप आसानी से हरा सकते हो और किसके साथ में युद्ध लड़ सकते हो? ट्रंप चचा बड़ा माइंडेड है, उसने जवाब क्या दिया है? दोनों ही बड़े चतुर हैं और दोनों ही बड़े कठिन हैं और दोनों के साथ में जीता नहीं जा सकता, ना दोनों के साथ में खेला जा सकता है। मतलब ये बात तो ट्रंप अच्छे से मानता है कि अगर दोनों साथ में आ जाए तो इनसे कोई नहीं जीत सकता, चाहे अमेरिका हो या फिर कोई ट्रंप ही क्यों ना हो। तो ये जवाब ट्रंप चचा के द्वारा दिया गया। दूसरा, ट्रंप से ये क्वेश्चन किया गया कि अगर नॉर्थ कोरिया ही यहां पर किसी प्रकार से परमाणु परीक्षण कर रहा होता, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लगभग दुनिया के जितने भी देशों के पास में परमाणु हथियार मौजूद हैं, उन्होंने कई साल पहले परमाणु परीक्षण कर लिए थे और परमाणु बना लिए थे, उसमें पाकिस्तान भारत भी शामिल है। पर 21वीं सदी में अगर परमाणु किसी ने बनाया था और परमाणु परीक्षण किसी ने किया था तो वो अकेला नॉर्थ कोरिया था। इसीलिए ट्रंप से पूछा गया कि अगर अब नॉर्थ कोरिया परमाणु परीक्षण कर रहा होता तो आपका रिएक्शन किस प्रकार से होता, क्या आप भी परमाणु परीक्षण करते? तो इसके बाद पर ट्रंप चचा के द्वारा कहा गया कि यहां पर अमेरिका परमाणु परीक्षण कर रहा है, जो आपको दिखाई दे रहा है, जबकि चाइना, कोरिया, इसके अलावा रशिया, पाकिस्तान, इवन भारत भी जब परमाणु परीक्षण कर रहा है वो गुप्त रूप से है, उसके बारे में दुनिया नहीं जानती है। पर अमेरिका क्या कर रहा है उसके बारे में आप सभी को जानना है। ये जवाब ट्रंप चचा के द्वारा यहाँ पर दिया गया और इसके साथ में ही ट्रंप ने अपनी एक और बात फिर से वहीं रिपीट कर दी। तीसरी सबसे बड़ी बात कि एक समय ऐसा था जब परमाणु युद्ध हो सकता था भारत पाकिस्तान के बीच में, वो भी सिर्फ मैंने रुकवाया।
आप सभी जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अब तक लगभग 41 टाइम अब तक अमेरिका के राष्ट्रपति इस बात को बोल चुके हैं कि भारत पाकिस्तान का युद्ध मैंने रुकवाया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस बात को स्वीकारते हैं कि अगर ट्रंप चचा बीच में नहीं आए होते तो हम भारत के लाखों लोगों को मार दिया होता। इस बात की पुष्टि करी है ट्रंप चचा के द्वारा कि मैंने एक परमाणु युद्ध पहले ही रुकवा दिया है। हालांकि सारे देश परमाणु की शक्ति दिखा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं दिखाएंगे? जब हम परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं और हमारे पास तो कई ज्यादा परमाणु मौजूद हैं, तो हम भी ये शक्ति जरूर से यहाँ पर दिखाने वाले हैं। अब आप देखिए, ये ब्रिटिश डिफेंस थिंक टैंक रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज RUSI ने दावा किया था कि रशिया ताइवान को एक प्रकार से ट्रेनिंग दे रहा है, जिसमें कहा गया है कि 2027 तक ताइवान पर हमला करेगा चाइना, जिसको लेकर पूरी तरीके से सारी ट्रेनिंग यहाँ पर दी जा रही है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो जरूर से स्कैन करके फॉलो कर लीजिएगा। अब आगे देखिए, ट्रंप चचा ने चाइना को धमकी दी है, वो तो समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि नाइजीरिया को भी धमकी दी है। नाइजीरिया को किस प्रकार की धमकी दी है? हो क्या रहा है, नाइजीरिया में ईसाइयों की हत्या से ट्रंप बहुत ज्यादा नाराज हैं और इसलिए नाइजीरिया के ऊपर हमला करने की बात करी है ट्रंप चचा ने, क्योंकि 8 महीने में 7,000 से ज्यादा ईसाइयों को पूरी तरीके से मार दिया गया है। किसने मारा, क्यों मारा, उसके बारे में भी जान लेते हैं। ये आपको वर्ल्ड मैप दिखाई दे रहा है ना, ये रहा अमेरिका और ये रहा नाइजीरिया। ये छुटको सा देश है नाइजीरिया, जो कि अफ्रीकी देश है और नाइजीरिया के साथ में भारत के बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि अभी हाल ही में मोदी जी ने यहाँ पर एक आधिकारिक यात्रा करी थी, जिससे व्यापार संबंधित साझेदारी और रक्षा से रिलेटेड बात जो है मोदी जी यहाँ पर करके आए थे। आप जानते होंगे नाइजीरिया बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में आया था। नाइजीरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ की टोटल आबादी 22 करोड़ है और इन 22 करोड़ की आबादी में केवल 2 धर्म निवास करते हैं, एक है मुस्लिम और एक है ईसाई धर्म, दोनों बराबर हैं। अब हो क्या रहा है, नाइजीरिया के अंदर मुस्लिम धर्म से बोको हराम एक आतंकी संगठन है, जो कि बांग्लादेश के अंदर भी एक्टिव है और पाकिस्तान के अंदर भी एक्टिव है। और इसी बोको हराम संगठन यानी कि आतंकी संगठन के द्वारा ईसाई लोगों को बुरी तरीके से यहाँ पर मारा जा रहा है, बिना किसी कारण, बिना किसी गलती के बहुत बुरी तरीके से इनको मारा जा रहा है। इसीलिए ट्रंप चचा बोल रहे हैं कि ये मानवीयता का कहीं ना कहीं उल्लंघन है। आप किसी प्रकार से इंसान को मानव ही नहीं समझ रहे हो, जानवर समझ के उनको काटने का काम कर रहे हो, मारने का काम कर रहे हो। अगर ये काम जल्द नहीं रोका गया तो अंजाम कुछ ज्यादा ही बुरा होगा। आगे ट्रंप के द्वारा ट्रुथ पर लिखा गया है ना, ट्रुथ मैंने आपको कई बार बताया क्या होता है। भारत के लोग जैसे ट्विटर चलाते हैं वैसे अमेरिका के लोग क्या चलाते हैं, ट्रुथ चलाते हैं। ट्रुथ के ऊपर क्या कहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाइजीरिया को कड़ी चेतावनी दी है। कहा है कि नाइजीरिया के अंदर जो ईसाई लोगों की हत्या की जा रही है, हमले किए जा रहे हैं, अगर वो तुरंत बंद नहीं किया गया तो अमेरिका तुरंत नाइजीरिया सरकार को दी जाने वाली आर्थिक सहायता और सैन्य सहायता पूरी तरीके से रोक देगा। आगे ट्रंप के द्वारा ट्रूथ सोशल मीडिया पर लिखा गया कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका क्या करेगा, गन के साथ नाइजीरिया पर कार्रवाई करने का काम करेगा और जितने भी आतंकवादी हैं उन्हें मारने का और उन्हें खत्म करने का काम भी यहाँ पर करेगा। आगे कहा है कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर सिविल लिबर्टीज एंड द रूल ऑफ लॉ की एक रिपोर्ट में कहा गया कि नाइजीरिया में जनवरी से 10 अगस्त तक धार्मिक हिंसा बढ़ने के कारण 7,000 से अधिक ईसाई लोगों की हत्या कर दी गई है। यानी कि कट्टरता कुछ ज्यादा ही वहां पर बढ़ चुकी है, जिसे लेकर अमेरिका का राष्ट्रपति यहाँ पर एक्शन लेने की बात कर रहा है। आप ट्रंप चचा के व्यवहार को लेकर क्या सोचते हैं, मुझे जरूर से आज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आगे ट्रंप ने क्या कहा, अगर हमने हमला किया और हम हमला करेंगे तो वो बहुत ज्यादा तेज होगा, खतरनाक होगा और साफ होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि नाइजीरिया की सरकार यहाँ पर तुरंत कार्रवाई करे और इस बात को यहाँ पर रोक लगा दे, क्योंकि धार्मिक मुद्दों को लेकर जो पहले भी लड़ाई हो चुकी थी, जिस वजह से 2020 के अंदर अमेरिका के द्वारा नाइजीरिया को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया था, जैसे ईरान को प्रतिबंधित किया गया था। और उसके बाद में प्रतिबंध कुछ समय बाद हटा दिया गया और एक बार शायद इसी प्रतिबंध की अब जरूरत यहाँ पर अमेरिका को दिखाई दे रही है। तो आप ट्रंप चचा की आक्रामक नीतियों को लेकर क्या सोचते हैं, जरूर से लिखिएगा। और अब आपको फ्री में एक बहुत ही शानदार चीज सीखने का मौका मिल रहा है और मैं चाहती हूं कि मेरे सब्सक्राइबर इसे फ्री में जरूर से सीख जाएं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक फॉर्म मैंने दे रखा है जिसको
उसको मैंने पिन कर रखा है, उस पर जाके आप टैप करेंगे और फॉर्म ओपन होगा, उसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको डालना है और जैसे ये फॉर्म सबमिट करेंगे तो उसका एक वेबिनार होने वाला है आने वाले 14 नवंबर को, जो कि शाम को 5 बजे होगा। जरूर से लाइव जुड़ जाइएगा, जिसके अंदर आपको एक बहुत ही शानदार डेमो मिलने वाला है कि आपको डेटा एनालिसिस क्या होता है, किस प्रकार से ये वर्क करता है, कौन कौन सी नौकरी में आज के टाइम में बहुत ज़्यादा उपयोगी है, या आप ऑलरेडी किसी कंपनी के अंदर नौकरी करते हैं और डेटा एनालिस्ट सीखने के बाद और कौन कौन सी नौकरी पर पदोन्नति हो सकती है आपकी। तो वो सारी चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हैं, बहुत आईएमपी होता है आज के ज़माने में डेटा एनालिस्ट, अगर सीखना चाहते हैं फ्री में तो जरूर से इस फॉर्म को रजिस्टर कर दीजिएगा, भर दीजिएगा और आने वाली 14 नवंबर को शाम को 5 बजे जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आजकल। सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और आपका एक कमेंट जरूर से मुझे चाहिए, कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।